हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रसायन विज्ञान, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसमें बंद कोण न्यूनतम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड एंगल? ऑप्शन है H2S, NH3, CH4 या फिर H2O। किसमें बंद कोण न्यूनतम होता है यानी कि कम होता है? तो बेसिकली आपको बंद कोण के बारे में पता होना चाहिए, किसमें अधिक होता है किसमें कम होता है, और बहुत ही आसान है। एनसीईआरटी की बुक में अगर आपने थोड़ा सा डायग्राम भी देखा होगा, इनके इमेजेस भी देखे होंगे, तो भी आपको अनुमान लग गया होगा। और बंद कोण क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका H2O, ठीक है, ये इधर H इधर H, ये बीच में कितना को कोण बना रहा है, ये होता है बस। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा, क्योंकि आपको पता है कि H2O का भी काफ़ी बड़ा होता है बंद कोण, काफ़ी गैप होता है इसके बीच में। CH4 का भी काफ़ी लॉन्ग होता है, ठीक है, और NH3 का भी काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि 100 के ऊपर ही रहता है इनका। जबकि H2S का जो बंद कोण है वो 92 के समथिंग होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे कम हमारे पास H2, यहाँ पर H2S का ही होगा, इस वाले का। अब आप सोच रहे हो सर किस प्रकार, तो चलो डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देते हैं। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर H2O, ये आपका जल, ठीक है, तो कितना है बंद कोण? 104 के लगभग, ठीक है, ये यहाँ पर देख लो आप बंद कोण। और यहाँ पर अगर आप CH4 का देखोगे, ये आपका CH4 कितना है बंद कोण? 109 के करीब, याद रखना। 109 तो उसका हो गया, वाटर का 104 हो गया। अब इधर है ये आपका NH3, तो NH3 का कितना है? 106 के करीब, यानी कि कुल मिला के 100 के ऊपर ही है। अब आता है आपका H2S, कितना है? 92, तो सबसे कम इसी का है, इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या है? H2S, ठीक है। यहां पर टिक फर्स्ट वाले पे। अगला है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय गैस के नाम से जानी जाती है? विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज क्नॉस इनर्ट गैस, यानी कि नोबल गैस? हर किसी को पता होना चाहिए। अगर आपको पता है पीरियोडिक टेबल तो आप बता दोगे। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये लास्ट में जो कॉलम है नोबल गैस का, उसी में ये गैसें आती है। चलो देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है आपकी पीरियोडिक टेबल, और ये लास्ट में इंसर्ट गैसें आती है, जैसे कि आपका हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है। तो ये पूरा आपको याद रखना है, ये इंसर्ट गैस नोबल गैस में इनको गिना जाता है। और हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, इसमें दाएं से बाएं जाने पर आकार में क्या फर्क पड़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या फर्क पड़ता है, विद्युत ऋणात्मकता में क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी कसे क्रिया की अभिक्रिया कोटि कितनी होती है? रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिव। तो देखो विद्यार्थियों, ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है 2, 4, 1, 3, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हर किसी को पता है कि जो रेडियोधर्मी कसे की क्रिया की अभिक्रिया होती है उसकी कोटि हमेशा 1 होती है, ठीक है, 1 होती है। अब यहाँ पर हर एक का पता होना चाहिए रिएक्शन ऑर्डर, और वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अगर आपको यह टेबल पता है तो आपको सब कुछ पता है। इस टेबल में से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे कि रिएक्शन ऑर्डर कौन सी कोटि, 0, फर्स्ट, सेकंड। तो यहाँ पर आपसे यूनिट पूछी जा सकती है कि 0 की यूनिट क्या होती है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है, सेकंड ऑर्डर की क्या होती है। तो आपसे यूनिट यानी कि मात्रक यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना आप। मात्रक का काफ़ी बार पूछा गया है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है यूनिट, तो सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पर ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। पूरी टेबल ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। टेलीग्राम पर डाल देंगे
टेलीग्राम को फॉलो कर रखा होगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलो बढ़ते आगे की ओर। अगला आपका डाइक्लोरोविस कॉपर सेकंड का सूत्र आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने पड़ा होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे डाइक्लोरो, ठीक, 20 यूरिया कॉपर सेकेंड। तो ये होता है इसका सूत्र, ये रहा, याद रखना ये वाला। तो राइट ऑप्शन यही दे रखा है यहाँ पर भी। क्लियर। अगला, हाइड्रोजन बम्प निम्न में से किसका उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो हाइड्रोजन बम्प होता है, कौन सी क्रिया उसके अंदर होती है? क्या वहां पर नाभिकीय संलीन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, या रासायनिक अभिक्रिया होती है, या इनमें से कोई नहीं? हाइड्रोजन बम्प बताओ किसका उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो देखो विद्यार्थियों, हाइड्रोजन बम्प बहुत ही खतरनाक होता है, काफी किलोमीटर एरिया को ये कवर कर लेता है ब्लास्ट के रूप में। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या होता है कि इतनी एनर्जी निकलती है? इसमें एक्चुअली नाभिकीय संलीन होता है, कुल मिला के नाभिकीय संलीन होता है, और संलीन होने से ही इतनी एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला सही होगा आपका, ये वाला न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखना, आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, संलीन होती है, विखंडन होती है, परमाणु बम में कौन सी होती है। तो ये बेसिक बातें जो आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलीन होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार अभिक्रिया होती है और किस प्रकार यहाँ पर एनर्जी निकलती है। तो सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन बम का ब्लास्ट देख लो कितना खतरनाक होता है। ये हाइड्रोजन बम का ब्लास्ट है, किलोमीटर एरिया तक देख लो आप, दूर दूर तक इसने कवर कर लिया, और यहाँ पर खड्डा भी बन जाता है। इतना डेंजर होता है ये देखो आप। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इतनी एनर्जी आखिर कहाँ से निकलती है? छोटा साइज, जबकि इतनी ज़्यादा तो हमारे पास लकड़ियाँ गैस होती है, उनसे भी नहीं निकलती। मान लो कोई लकड़ी का पूरा ढेर हमारे पास है, उनको जलाए फिर भी इतना विस्फोट तो नहीं होता। बट यहाँ पर छोटी सी चीज़ है, इसमें इतना क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा विस्फोट हो रहा है? तो हो रहा है बहुत कुछ। इधर देखो आप, ये हो रहा है वहाँ पर ड्यूटेरियम टाइटेनियम फ्यूजन हुआ, हीलियम निकला, एनर्जी निकली, और ये एनर्जी हमें दिखाई दी विस्फोट के तौर पे। तो ये एनर्जी ही हमको दिखाई देती है जो वहाँ पर विस्फोट करती है, और ये फ्यूजन होने से ऐसा हो रहा है। तो ये समझने वाली बात है। और हाइड्रोजन बम तो बहुत ही छोटा होता है। कितना छोटा होता है ये देख लो, छोटा सा होता है हाइड्रोजन बम, इतना सा, एक गिलास जैसा, और इसी में ये अभिक्रिया होती है नाभिकीय संलीन की, और उसी के होने से क्या होता है? इतना बड़ा विस्फोट होता है। क्लियर। तो ये नाभिकीय संलीन का ही परिणाम है। चलो बढ़ते आगे की ओर। अगला है आपका, निम्नलिखित में सबसे छोटा धनायन है। विच इज द स्मॉलेस्ट कैन अमंग द फ्लोइंग? सबसे छोटा धनायन आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हाजिर है, बता दो, और लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। सबसे छोटा धनायन तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन फर्स्ट ही क्यों होगा? ऑप्शन फर्स्ट इसलिए होगा क्योंकि जितना ज़्यादा उस पर पॉजिटिव आवेश बढ़ता जाता है, उतना ही उसका आकार छोटा होता जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर भी क्या होता है आकार में, आपको पता ही है। चलो इसको समझ ही लेते पूरा। देखो हमारे पास ये कुछ आयन है, ये आ रहा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 10 होते हैं, और कैल्शियम में थोड़ा 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें चार्ज, यहाँ पर आप देख पाओगे जितना ये बढ़ेगा ना, तो साइज उतना ही डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर भी आकार कम होता है। तो कुल मिला के हमारा यहाँ पर एल्यूमिनियम ही बैठ रहा है। ठीक, तो इसीलिए
सबसे छोटा धनायन यही है क्योंकि इस पे चार्ज भी ज़्यादा है, और दूसरी ओर ये आवर्त के बाएं साइड में भी आता है। ठीक है, अगला, यदि विलयन का क्वथनांक T1 विलय का क्वथनांक T2 तो क्वथनांक में उन्नयन होगा। बताओ। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, वहां से बना क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। कि क्वथनांक में उन्नयन यानी कि बहुत ही आसान है कि विलयन का क्वथनांक में से अगर विलय का क्वथनांक को निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या? वही बचेगा क्वथनांक में उन्नयन। तो वही है T1 माइनस T2 जो कि आपने सोचा था, T1 माइनस T2। क्लियर? अगला बच्चों वाला क्वेश्चन, पीएच मान है 3, 5, दोनों बम्पर विलयनों को समान आयतन में मिलाने पर रिजल्टेड यानी कि परिणामी विलयन का कितना पीएच होगा। मान लो जैसे कि दो हमारे पास फर्क नली है, एक में 3 पीएच का है, एक में 5 पीएच का है। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो हमारी जो रिजल्टेड रहेगी उसमें कितना रहेगा इसका पीएच, वो आपको बताना है। तो वो रहेगा आपका 3.3। ठीक है, 3.3। अगला, यह समीकरण कहलाती है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपकी नेसर्ट समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? नेसर्ट समीकरण। जहां पर भी ये दे रखी है ना तो समझ लो ये नेसर्ट समीकरण है आपकी, और ये आपके चैप्टर में भी है नेसर्ट समीकरण। अब आता है पॉलीमर बहुलक वाला चैप्टर, और बहुलक तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, पूरा चैप्टर भी दूसरे चैनल पे जाकर देख लेना, लिंक नीचे दे रखा है। नायलॉन 66 एकलक इकाई आपको बतानी है, यानी कि जो नायलॉन 66 एक बहुलक है ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, कौन सी इकाइयों से जुड़कर ये बना हुआ होता है। और आपको हर एक का पता होना चाहिए, हर एक का, कि कौन सा किससे मिलकर बना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मिलकर बना होता है आपका 1,6 डायएमीन हेक्सेन तथा 1,6 हेक्सेन डाइओइक अम्ल से, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसी प्रकार जितने भी बहुलक है उनका एकलक तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जैसे पॉलीप्रोपिन, तो इसका एकलक क्या होता है? प्रोपिन। पॉलीस्टायरीन का क्या होता है? स्टायरीन। पॉली वायलिन क्लोराइड यानी कि पीवीसी का क्या होता है? वायलिन क्लोराइड। और गिल पटल का क्या होता है? गिल पटल का होता है आपका एथिलीन ग्लाइकोल। और बेकेलाइट का फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, बेकेलाइट का क्या होता है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो ऐसे एकलिक इकाई आपको पता होना चाहिए कि किससे मिलकर बना हुआ है। और आपका रेंजिन, इधर देखो आप, तो यहाँ पर आपका बहुलक का वर्गीकरण भी है, जैसे कि प्राकृतिक बहुलक होते, अर्ध संश्लेषित होते, संश्लेषित होते बहुलक। तो यहाँ पर आपका स्रोत के आधार पर, तो प्राकृतिक में क्या क्या आएगा? सेलुलोज आएगा, प्रोटीन आएगा, रेंजिन आएगा। और कृत्रिम में क्या क्या आएगा? प्लास्टिक आ गई, बोना एस आ गया। ठीक है, नायलॉन 66 आ गया। तो ये बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके घरों में जो पेन यूज होता है ये वाला, ये कौन सा बहुलक है? वेरी सिंपल, टेफ्लॉन का। ठीक है, ये टेफ्लॉन का बना रहता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगला है रासायनिक विन्यास आपको बताना है, कॉन्फ़िगरेशन, और सोच समझ के बताना। पहले चित्र को देख लो आप, ये चित्र डायग्राम को अच्छे से देख लो, फिर आपको बताना है। देख लिया? अच्छे से आके खोल के देख लो, आई होप आपने देख लिया होगा। अब यहां पर ऑप्शन है लियो समावेव है, डेक्स्टो है, या फिर ट्रांस है, या फिर सिस है। अब बता दो आप, इमेजेस आपने अच्छे से देख लिया, अब बताओ आप ये कौन सा है, कौन सा लग रहा है आपको? बहुत ही आसान है, आइसोमर आपने पढ़ रखा है, और आइसोमर से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपने सोच लिया होगा आपका जो आंसर है। तो देखो विद्यार्थियों, ये जो संरचना है ये है आपकी ट्रांस समावेव। क्या है? ट्रांस समावेव। अब आप बोलेंगे सर कैसे?
तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देख पा रहे कि ये जो समूह है ये अपोजिट साइड पे है। इधर ए है तो इसका ए इधर है, ये बी है तो इसका बी इधर है। तो पहले तो मैं आपको ट्रांस और सिस को अच्छे से समझा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सिस में एक्चुअली होता क्या है, जो समान समूह है वो एक साइड एक तरफ रहता है, ठीक है, इधर देखो। और ट्रांस में क्या होता है, जो समूह है अपोजिट साइड रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें भी ऐसा ही है। सिस में क्या होता है, जो आपका फंक्शन ग्रुप है वो सेम साइड पे होता है, जैसे कि इधर सेम साइड। और जो ट्रांस है इसमें अपोजिट साइड पे होता है, जैसे कि ये CH3 है तो इसमें उल्टा है, ये H है तो इधर उल्टा है। तो यही मतलब होता है सिस का सेम साइड, ट्रांस का अपोजिट साइड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारे यहाँ पर जो ये डायग्राम है, ये जो इमेजेस है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि इसमें जो समूह है वो अपोजिट साइड पे है। जैसे कि ये बी है ना, तो ये उधर उल्टा गया, ये ए है तो ये इधर गया, ये इधर है तो इधर गया। तो अपोजिट साइड पे होने के नाते यहाँ पर ट्रांस समावेव है। क्लियर? और राइट ऑप्शन भी यही है, ट्रांस समावेव। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे आपको, चिंता बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। प्रोटीन का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन, केफेलिन, लेसिथिन, इंसुलिन। बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखो प्रोटीन का एक उदाहरण, तो वो है इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है। अगला, जीवित कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्वाहक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी कैरियर इन लिविंग सेल, वो है आपका ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब अगला थोड़ा न्यूमेरिकल है, और आपसे 2-5 न्यूमेरिकल हमेशा पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल का लेवल ये रहता है। इधर देखो आप, रासायनिक अभिक्रिया में यदि 300 केल्विन टेम्परेचर पर डेल्टा H हमको दे रखा है, कितना, 150 किलो जूल, और डेल्टा S भी दे रखा है, और यहाँ पर G हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है, डेल्टा H हमको दे रखा है, डेल्टा S दे रखा है, तो डेल्टा G आपको बताना है। बताओ, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो रफ पेज पे, और निकालने के बाद यहाँ पर आंसर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने तो निकाल लिया, और निकालने के बावजूद जो आंसर हमारा आया वो आया हमारा 120 किलो जूल। क्या आपका भी यही आया? अगर यही आया है तो सही है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे विद्यार्थी पूछेंगे सर 120 कैसे आया, तो चलो इसका एक्सप्लेन करके हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमको डेल्टा G ज्ञात करना था, और डेल्टा H हमको दे रखा है, और इक्वेशन भी यही होती है। बस आपको इक्वेशन पता होना चाहिए कि डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा S माइनस T डेल्टा S। तो हमको डेल्टा H दे रखा है, हमको T दे रखा है, डेल्टा S दे रखा है, तो बस यहाँ पर मान भर दो पूरे के पूरे। तो हमने डेल्टा H का भर दिया, T का भर दिया, डेल्टा S का भर दिया, और जब इनको सोल्व करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 120 किलो जूल। तो ऐसे आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। मैंने पहले बोल रखा है आपसे कि इक्वेशन देख लो, थोड़ा सूत्र देख लो आप, ताकि छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कर दो और आप नंबर लेकर निकल जाओ। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन होगा। और हाँ, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन भी यही है, 120। क्लियर? अगला, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड द्वारा तनु H2SO4 द्वारा विद्युत अपघटन करने से कैथोड पर प्राप्त होता है। बताओ, जब आप H2SO4 का विद्युत अपघटन करोगे तो यहाँ पर कैथोड पर कौन सा जाएगा? कैथोड एनोड जानते तो हो ना आप। कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है? कैथोड का मतलब होता है यहाँ पर नेगेटिव, और एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव। ये आपको पता होना चाहिए। तो कोई पात्र है ऐसा जिसमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड डले हुए हैं, तो हाइड्रोजन कौन से पे जाएगा? पॉजिटिव पे जाएगा, नेगेटिव पे जाएगा? बताओ।
कैथोड पर क्या प्राप्त होगा हमको? क्या SO2 होगा, क्या O2 होगा, क्या H2 होगा, क्या NH3 होगा? बताओ। बहुत ही आसान है, कैथोड पर हमको H2 प्राप्त होगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि कैथोड यानी कि नेगेटिव और हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। तो ऑब्वियसली बात है कैथोड पर हाइड्रोजन गैस हमको मिलेगी। चलो डायग्राम दिखा देते आपको। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है उसका डायग्राम और ये है आपका पूरा H2SO4 का विलयन और उसमें छड़ें डूबी हुई है। और ये आपका नेगेटिव यानी कि कैथोड और ये आपका पॉजिटिव एनोड। तो यहाँ पर खुद आप देख पा रहे होंगे, जब इसमें विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो हमारा मूव हो रहा है वो नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। और यहाँ पर जाके हाइड्रोजन गैस बन जाएगी काफ़ी सारी, और ये SO2 वगैरह O2 वगैरह पॉजिटिव पे चली जाएगी। अगर वो पॉजिटिव की कहता तो हाइड्रोजन इधर जाती है एनोड पे, ठीक है, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जाती है। क्लियर? चलिए, सो यहाँ पर इसीलिए हमारा हाइड्रोजन सही आंसर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आवेश होता है और कैथोड पर नेगेटिव होता है, तो ये हमेशा नेगेटिव की तरफ ही भागेगा। अगला क्वेश्चन, एक काला सल्फाइड जब ओजोन के साथ क्रिया करता है तो सफेद हो जाता है, सफेद यौगिक आपको बताना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो एक काला सल्फाइड का सूत्र पता होना चाहिए पहले तो आपको, फिर ओजोन के साथ उसकी क्रिया आनी चाहिए। तो छोटी मोटी रिएक्शन तो आपको वैसे याद होना चाहिए, ताकि आप कोई भी इक्वेशन आ जाए तो हल कर दो। सो यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया, ये ब्लैक आपका सल्फाइड आ गया और ये ओजोन गैस, तो यहाँ पर निकल कर आया हमारा PbSO4, ठीक है, वाइट PbSO4 निकल कर आ गया। देख लो इक्वेशन ऐसे कमाल की होती है आप लोगों के लिए, केमिस्ट्री में यही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार वाइट हमको PbSO4 वहां पर मिलेगा, ये रहा आपका PbSO4। अब हमारे पास काफ़ी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं, सर ये PDF हमको चाहिए, हमको सिलेक्शन चाहिए। तो PDF आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको MCAS अकेडमी ऐप डाउनलोड करना होगा। कौन सा ऐप? MCAS अकेडमी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, PDF पा सकते हो।